हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई के बारे में। डीप सीक जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया जो सॉफ्टवेयर आया है, चाइना ने जिसको बनाया है, वो जब से लॉन्च हुआ है तब से पूरी दुनिया में सिर्फ उसी की बात हो रही है। और एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज भी था, शॉकिंग भी था। और विशेषकर सबसे ज़्यादा चोट तो उसने की अमेरिका को। मतलब उसने अमेरिका को ऐसी जगह चोट की है जहाँ अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। मतलब एक डीपसीक के आने से एक दिन में अमेरिका के शेयर बाजार से $1 ट्रिलियन वाइप्ड आउट हो गए। $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया, लगभग $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन की आप मतलब विशालता को समझिए कि भारत की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन या किसी किसी रिपोर्ट में $3.9 ट्रिलियन के आसपास है। तो लगभग एक तिहाई भारत की कुल जीडीपी का, यानी भारत साल भर में जितने वस्तु और सेवाओं को प्रोड्यूस करता है जितने मूल्य के, उसके एक तिहाई पैसा तो एक बार में अमेरिका के शेयर बाजार से वाइप्ड आउट हो गया, केवल एक डीप सीक की वजह से। दरअसल डीप सीक एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। एक एआई टूल से हर चीज़ को बताता है, जिस तरीके से चैट जीपीटी अमेरिका का, चैट जीपीटी निविडा कंपनी जिसको बनाती है, चैट जीपीटी और भी बहुत सारी जो कंपनी अमेरिका की हैं वो इस मामले में महारत हासिल की हुई थी। अभी तक सिर्फ उन्हीं का दबदबा था और उसको बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए थे। लेकिन डीप सीक की खासियत ये है कि सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर में, लगभग 60 करोड़ के आसपास रुपए लगे थे। अगर रुपए में बात करें, उसने ये पूरी अपनी एक पूरी एआई टूल्स खड़ी कर दी है। तो इतना ज्यादा डेटा वो कैसे लाया? मतलब एआई क्या है? डेटा का खेल है कि हर चीज की जानकारी जो हम गूगल में सर्च करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है। एआई में क्या है कि हम कुछ भी सर्च करेंगे, कुछ भी उससे पूछेंगे, वो हमें तुरंत पूरे विस्तृत रूप में जानकारी देगा। ठीक है, हर तरीके की चीज, इनफैक्ट क्रिएटिव चीज भी, फिक्शनल चीज, हर चीज देगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए। तो सबसे दुनिया के लिए शॉकिंग ये है कि इतने कम पैसे में डेटा कहां से जुटा पाया जो चाइना का डीप सीक है। अब 2 दिन तक तो पूरा माहौल चला। अब डीप सीक की खामियां नजर आने लगी हैं। क्या क्या खामियां, उस पर क्या क्या आरोप लग रहा है, पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, डीप सीक की खामियां ये है कि चाइना ने, जिस तरीके से चाइना ने अपने लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे या उनके बोलने पे ताले लगा दिए जबान पे, चाइना ने डीप सीक पे जबान पे भी ताले लगा दिए। डीप सीक उन सारे सवालों का जवाब देने से बचता है या गोलमोल करता है, जवाब नहीं देता है जो सवाल चाइना को चुभने वाले हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल, उनसे पूछा, अगर डीप सीक पे लिख के आप पूछेंगे कि जो थियानचिन स्क्वायर 1989 में क्या हुआ था, तो डीप सीक का इस पर कोई जवाब नहीं है। दरअसल उसमें कुछ लोग जो लोकतंत्र के लिए डिमांड कर रहे थे, चाइनीज गवर्नमेंट ने मतलब निर्मम तरीके से उनको कुचल दिया था और लोग मारे गए थे। ये एक्चुअल घटना है। चैट जीपीटी पे आपको ये जवाब मिलेगा, लेकिन डीप सीक पे नहीं मिलेगा। डीप सीक से अगर आप पूछे कि जो कोरोना वायरस था वो कहाँ से आया, तो उसका गोल गोल जवाब मिलता है। उसके पूरे जवाब में वुहान का कहीं नाम जिक्र नहीं है, जहां से एक्चुअली कोविड-19 उत्पन्न हुआ था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य पर देखें तो 1962 के युद्ध की बात तो करता है, बताता है कि वो चाइना ने जीता था, जो कि राइटली सो सही भी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसका कारण क्या है। इसके अलावा जो 1967 में नाथुला पास के पास जो भारत और चीन संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत ने चीन को बहुत बुरी तरह मारा था, उस पर उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक, इसके अलावा भारत की जो एकता अखंडता पे भी मतलब एक चोट है एक तरीके से, ये कि अरुणाचल प्रदेश क्या भारत का हिस्सा है, इस पे उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत रिपोर्ट ये आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में चैट जीपीटी चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना एक स्टेट मानता है, जो कि इंडियन इंटीग्रिटी के खिलाफ है। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसे किसी भी ऐप, ऐसे किसी भी टूल के खिलाफ हूं। लेकिन एआई की दुनिया में एक करिश्मा है, तो बिल्कुल है कि, और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे दुनिया को। और क्या क्या बेनिफिट्स है भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्या वो हम आगे बात करेंगे। इस पर क्या क्या आरोप लग रहा है, पहले वो बात करते हैं। ये तो हो गई कि चाइना ने कैसे उस पर ताले लगाए। तो इस तरीके के अगर रिस्ट्रिक्शन लगेंगे तो फिर इसका विकास या फिर इसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा होने से रहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बायसनेस का आरोप लगेगा। अब बायस्ड होके इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, वो बायस्ड नहीं हो सकता, वरना लोग नहीं यूज करेंगे। आरोप की बात है कि माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारे जो अमेरिकन कंपनी है, वो ये आरोप लगा रही है कि उनका डेटा गलत तरीके से डीप सीक ने चुराया है।
जाहिर सी बात है, किसी के लिए सोचने की बात है कि इतना डेटा, क्योंकि मेन डेटा का खेल है कि इतना डेटा उनके पास आया कहाँ से। अब देखते हैं इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टिगेशन करती है और क्या रिजल्ट आता है, वो बात सामने समझने की बात है। तो ये तो हो गया कि भाई उनकी क्या सीमाएं हैं और क्या इस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात है वो बात करनी जरूरी है कि जमाना एआई का है, जमाना अब नई नई टेक्नोलॉजी का है, और इसमें जो देश पिछड़ गया वो देश एक तरीके से फिर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरे देशों पे इन सब चीज़ों के लिए, और भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि भारत इन सब चीज़ों में पिछड़ जाए। जैसे भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में आज बहुत उन्नत परिस्थिति में है, इसलिए भारत की डिपेंडेंसी नहीं है किसी देश पे, अमेरिका या यूरोप या चाइना किसी देश पे। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में जैसे भारत डिफेंस में डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत में जो डीआरडीओ या डिफेंस की जितनी भी कंपनियां हैं वो इसरो जैसी कामयाब नहीं बन पाई, इसलिए भारत आज हथियार खरीदने के लिए रशिया, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इन सब देशों पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से भारत को कई बार कई समझौते करने पड़ते हैं जो भारत के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। कई बार देश भारत को ब्लैकमेल भी करते हैं इनको लेके, जो कि बिल्कुल ऐसा होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। इसलिए डिपेंडेंसी मतलब इंडिपेंडेंट होना जरूरी है इन सब मामलों में। टेक्नोलॉजी के मामले में न सिर्फ रोजगार के लिए बल्कि भविष्य को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए भी बहुत जरूरी है कि भारत सरकार भी और भारत भी एआई की दुनिया में कदम बढ़ाए। इस नई दुनिया में भारत को भी अब टेक्नोलॉजी में भी उन्नत बनना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को भी इसमें बहुत ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। अब जाके भारत सरकार के जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि भारत भी एआई पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और उन्होंने तो दावा किया है कि ये साल बीतते बीतते मतलब अगले वर्ष तक भारत अपना एआई लॉन्च कर देगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत जल्द से जल्द करे। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत का जो एआई होगा वो डीप सीक और चैट जीपीटी से ज़्यादा उन्नत होगा। मतलब डीप सीक 2000 जीपीयू पे काम करता है और जो चैट जीपीटी वो 2500 जीपीयू पे काम करता है। ये कोई टेक्निकल टर्म है। भारत का जो जीपीयू है वो 8000 पे काम करेगा। तो भारत की एआई मतलब अकॉर्डिंग टू अश्वनी वैष्णव ज़्यादा उन्नत होगा इन सब से। तो ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि भारत इन सब चीज़ों में आगे आए। भारत के एक अधिकारी ने, मतलब सरकार का कोई आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन भारत के एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से जुड़े अधिकारी ने ये बात बताई है कि भारत में लगभग 7000 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो एआई की दुनिया में काम कर रहे हैं, एआई के फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार भी उनके साथ इन्वॉल्व है। सरकार भी उन पर नज़र बनाए हुई है, सरकार भी एक तरीके से असिस्टेंस दे रही है उनको। तो भारत का एआई फ्यूचर उनके हिसाब से ब्राइट है। भारत दुनिया के साथ है एआई में, भारत बहुत पिछड़ा नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में हमारे पास इस तरीके का भी कोई टूल है नहीं। सच्चाई तो ये है। तो मतलब भारत इस पर काम कर रही है, अच्छी बात है। दूसरी बात कि ये डीप सीक को लेके संभावनाएं जताई जा रही हैं, आशंकाएं जताई जा रही है कि क्या भारत पिछड़ जाएगा, क्या इससे कोई और समस्या उत्पन्न होगी। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी सस्ती होती है तो इसका फायदा पूरी दुनिया को होता है। भाई क्यों इस टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सक्लूसिव कुछ इलीट कंट्रीज के पास रहे, जैसे अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, ये सब तक क्यों नहीं आनी चाहिए? इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, मोबाइल फोन्स। दो देश जो बहुत प्रमुख थे मोबाइल फोन बनाने में, एक अमेरिका और एक साउथ कोरिया, जो एप्पल, मोटरोला और सैमसंग जैसे कंपनियों के मोबाइल बनाते थे। तो वो बहुत महंगे होते थे मोबाइल। एक समय था जब फिनलैंड नोकिया कंपनी बनाता था। हम स्मार्टफोन की बात करें तो ये दो देश थे, अमेरिका और साउथ कोरिया। फिर चाइना की एंट्री, और चाइना ने क्या शानदार स्मार्टफोन बनाने शुरू किए कम दाम में, और उसी का नतीजा है कि सैमसंग को भी 10,000, 12,000, 15,000 में अच्छे क्वालिटी के फोन्स बनाने पड़े। उसका क्या फायदा? उसका फायदा सबको हुआ। आम जन तक, एक बहुत कम आय वाले व्यक्ति तक भी स्मार्टफोन की पहुंच आसानी से हो गई। और स्मार्टफोन की कितना सिग्निफिकेंट है, कितने यूसेज है, ये न मुझसे छुपा है ना आपसे छुपा है। लगभग हर दूसरा काम अब स्मार्टफोन से हो रहा है। सरकार की कई योजनाएं स्मार्टफोन के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। पूरा बैंकिंग सेक्टर अब स्मार्टफोन पे आ गया है। तो पूरा एंटरटेनमेंट सेक्टर स्मार्टफोन पे आ गया है। तो स्मार्टफोन जब सस्ती हो तो इसने क्रांति की दुनिया में। तो इसी तरीके से अगर टेक्नोलॉजी सस्ती हो तो इसको सिर्फ इस नजरिए से ना देखा जाए क्योंकि चाइना हमारा राइवल कंट्री है, नहीं। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। भारत में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं इसको लेके,
वो और मोटिवेट होंगे कि हम और अच्छे से काम कर सकते हैं, कम दाम बना सकते हैं। और भारत में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। 1969 में शुरू किया गया था इसरो, और आज देख लीजिए इसरो दुनिया के सबसे अग्रणी संस्थाओं में से एक है स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर। मतलब पूरी दुनिया इसरो के पास आती है अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए, पूरी दुनिया, क्योंकि इतना किफ़ायती दुनिया में कोई नहीं करता और इतने परफेक्शन से कोई नहीं करता। चंद्रयान या फिर मंगलयान मतलब दो छोटे छोटे उदाहरण हैं इनके परफेक्शन के, तो हम इसरो बना सकते हैं। भारत को लगभग हर फील्ड में उसका इसरो बनाना पड़ेगा। डिफेंस में बनाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में बनाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा, हर क्षेत्र में एक इसरो बनाना पड़ेगा जो स्टेट ऑफ द आर्ट और किफ़ायती दामों में प्रोडक्ट बनाए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में, भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय कंपनियां बहुत कम है। एप्पल फोन बनते हैं जो कि तमिलनाडु, हैदराबाद, इन सब जगहों में बनते हैं, वो अमेरिकन कंपनी है। सैमसंग की जो बहुत बड़ी फैक्ट्री एक नोएडा में खुली है, और भी जगहों पे बनते हैं, वो साउथ कोरिया की है। आप जितने भी सोनी और सैमसंग, एलजी, जितने भी कंपनियों के नाम ले लें, या तो जापान के हैं, साउथ कोरिया के हैं, या अमेरिका के हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनते हैं, पर उसमें भारत के बहुत कम है। टाटा बनाती है, लॉयड और ये सब कंपनियां बनती हैं। इस तरीके से और कंपनियों को मोटिवेट होना पड़ेगा। तो एआई जो चाइना ने किया है, उससे संभावनाओं के द्वार बहुत खुल गए हैं, और दुनिया भर में अब टेक्नोलॉजी और खासकर एआई को लेकर एक रेवोल्यूशन होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इससे बजाय कि इसको निगेटिव तौर पे लेने के लिए, भारत के लिए जरूरी है उसको पॉजिटिव कंपटीशन के तौर पे ले और इस पे काम करे। और भारत में भी ये पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है और संभावनाओं की भी कोई कमी नहीं है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है अगर भारत इसको पॉजिटिव तरीके से ले। और जिस तरीके से वैष्णव जी ने कहा है कि भारत भी एआई पे बहुत तेजी से काम कर रहा है और साल भर के अंदर भारत में एआई आ जाएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसकी बातें पसंद आती हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।